हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लैरिस लिनस्पेक्टर के पैशन अकॉर्डिंग टू जीएच इस नॉवेल के बारे में। तो एक्चुअली मैं कभी अपने चैनल पे निगेटिव बुक्स, मतलब जो बुक्स मुझे पसंद नहीं आती, मैं उनके बारे में कभी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए रहती अपनी वीडियोस में। पर 2024 की जो मैंने पहली बुक पढ़ी वो ये थी, पैशन अकॉर्डिंग टू जीएच। और मुझे क्लैरिस लिनस्पेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मैं डॉक्टर एलिया एंडरसन के पॉडकास्ट देखता हूँ, तो उसके एक रिकमेंडेशन में था ये बुक। तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी एग्जिस्टेंशलिस्ट और फ्रांस काफ्का के मेटामॉर्फोसिस की वाइब्स आ रही थी इसका। जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा तब तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करना चाहिए, और एली ने रिकमेंड किया था, तो डेफिनेटली मैं बहुत इंटरेस्टेड था। तो फाइनली मैंने इसको पढ़ा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी इतना सेल्फ इंडल्जेंट और प्रिटेंशियस बुक कोई पढ़ा है। पर ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस बुक है और इसको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं और इसको बहुत सम्मान मिला है ऑल ओवर वर्ल्ड। और क्लैरिस लिनस्पेक्टर एक ब्राज़ीलियन ऑथर है जिनका जन्म यूक्रेन में हुआ था। उनको बहुत रिस्पेक्ट है लिटरेरी वर्ल्ड में, और उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोजेस में लिखती है और बहुत डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उनकी। कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैं इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आई स्टिल थिंक दैट इट इज़ अ वेरी सेल्फ इंडल्जेंट और प्रिटेंशियस बुक। तो इसका प्लॉट जो है वो एक मोनोलॉग है हमारे सेंट्रल कैरेक्टर का। इसमें कुछ कैरेक्टर्स नहीं है, तो एक सिंगल कैरेक्टर है, उसका इंटरनल मोनोलॉग है ये 200 पेजेस का। और ये पूरे 200 पेजेस जो है वो सिर्फ 4 या 5 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या चल रहा है इसमें। एज सच कुछ स्पॉइल करने जैसा भी नहीं है, इसीलिए इसकी वजह से। तो एक GH करके, GH इनिशियल से हमारे सेंट्रल कैरेक्टर के, हमारे जिसके पर्सपेक्टिव से हम ये पूरी बुक अनफोल्ड होती है, उसका नाम है GH। ये उसके इनिशियल से नेम के, हमें उसका पूरा नाम भी नहीं पता। हमें ये पता है कि वो एक बहुत ही हाई क्लास एलिट सोसाइटीज़ को बिलोंग करती है। वो एक बेसिकली बूर्जुआ वुमन है और जो स्कल्पचर्स बनाती है, तो वो एक आर्टिस्ट भी है। एक दिन क्या होता है कि उसकी मेड जो है, वो मेड उसका घर छोड़ के चली जाती है, मतलब उसकी सर्विस छोड़ के चली जाती है, और ये क्यूरियसली उस मेड के रूम में जाती है। तो एक एलिट क्लास को बिलोंग करने की वजह से इसे लगता है कि उसका रूम जो है वो काफ़ी गंदा वगैरह रहेगा। पर जब वो एंटर करती है अपनी एक्स मेड के रूम में, तब उसे बहुत ही क्लीन रूम मिलता है। और इस रूम में फिर उसका जो मोनोलॉग है वो चलता रहता है, वो उसको क्या क्या दिखता रहता है। और एक पॉइंट पे उसको एक कॉकरोच दिखता है। उस कॉकरोच को वो कुचल देती है डोर्स के बीच में, और फिर उस कॉकरोच को, मतलब ये सब 40 पेजेस तक यही सब होता है कि 45 पेजेस तक कि वो कॉकरोच को एनकाउंटर करती है और उसको कुचल देती है दो डोर्स के बीच में। और बाकी के जो 150 पेजेस है उसमें सिर्फ ये स्टोरी कि किस तरह से वो कॉकरोच मर रहा है, और एंड में ये GH जो है वो उस कॉकरोच को अपने मुंह में डाल देती है। बस यही इसका प्लॉट है। इसके बियॉन्ड इस बुक में कुछ नहीं होता। और ये पूरी बुक एक पोएट्री की तरह लिखी है, एक बहुत ही मतलब रिस्क लेके इस बुक को लिखा गया है। और उस रिस्क के लिए मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्लैरिस लिनस्पेक्टर की, कि एक पूरी बुक को प्रोसेस में लिखना और एक छोटे से इवेंट को इतना बड़ा इवेंट बनाना और उसमें एग्जिस्टेंशियल थीम डालना, ये सब चीज़ें हैं। तो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट बुक है, बट मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुका हूँ एग्जिस्टेंशियलिस्ट बुक्स का, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स का, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम्स का, और पॉप कल्चर का। इसकी वजह से मुझे ये बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरा 2 दिन का टाइम इसमें वेस्ट हुआ है और मैं कोई दूसरी अच्छी बुक पढ़ सकता था। तो बेसिकली क्या है कि क्या चल रहा है इस बुक में खुद ऑथर को भी नहीं पता, क्योंकि इस बुक के एंड में ऑथर खुद बोलती है
कि मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं पता, उसकी कुछ मीनिंग है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता। पर रूम में जब वो एंटर करती है तब वो एक अलग महिला रहती है, और उस कॉकरोच को एनगल्फ करने के बाद वो एक अलग महिला बन जाती है। तो इसमें उसकी कुछ थॉट प्रोसेस जो है बहुत ही फिलोसॉफिकल वे में वो कनेक्ट करती है उस रूम के ऑब्जेक्ट्स को, खुद के एग्जिस्टेंस को, और इस कॉकरोच के इनकाउंटर को। तो अगर आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात करनी है या किसी को एक्सप्लेन करना है तो काफ़ी अलग अलग वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमेशा ही मेरे बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द हेड रहता ही है। तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ इस बुक को पढ़ के। एकदम बहुत ही न्यूट्रल बुक है, जो मतलब कि आपके अंदर के किसी भी पैशन को वो जगाती नहीं, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं लाती। और मुझे ऐसे लगता है कि आर्ट को या किसी भी बुक को तभी वैल्यू है जब वो आपके अंदर के आपके अंदर के इमोशंस को इंटेंसिफाई करे, उनको ब्रिंग आउट करे, तो ही उसको वैल्यू है। तो मुझे काफ़ी वियर्ड बुक लगी, पर इसको बहुत से लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसको मतलब बहुत से लोगों की ये पर्सनल फेवरेट बुक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट बुक है। तो मैं इसको और कुछ किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप खुद इसे पढ़िए, आप खुद अपना ओपिनियन फॉर्म करें। पर इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में पढ़ना है, या आप किसी एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस से या आप किसी एग्जिस्टेंशियल एंग्स से डील कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी बुक्स है, मीडिया है जो आप कंज्यूम कर सकते हो, हर एक फॉर्मेट में, हर एक आर्ट स्टाइल में अवेलेबल है। आप अपना टाइम इस बुक के ऊपर स्पेंड करने से ज़्यादा अच्छा है कि उन सब चीज़ों में स्पेंड कीजिए, उनको एक्सपीरियंस कीजिए। तो सबसे पहले इसका इसमें जो बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको कमू के द मिथ ऑफ सिसिफस में मिलेंगी। ये कमू का शॉर्ट एसे है, तो इसमें है, इस पूरे कलेक्शन में वो कमू का एसे आता है, या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। काफ़ी छोटा ऐसे है वो, और उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, इसका मतलब क्या है। और दूसरा जो है जॉन पॉल सार्त्र की जो थीम्स हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की, उसके बारे में भी इसमें थोड़े डेरिवेशंस है। तो आप सार्त्र की राइटिंग्स पढ़ सकते हो, और ये सार्त्र फॉर बिगिनर्स है। और अगर आपने ऑलरेडी सार्त्र की बुक्स पढ़ी है, नॉसिया या फिर द एज ऑफ रीज़न, पर आपको फिर भी एग्जिस्टेंशियलिज्म अगर सार्त्र का समझा नहीं है, तो आप सार्त्र की एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ ह्यूमनिज्म इस ऐसे को पढ़ सकते हो। उससे आपको बहुत ही अच्छा इन डेप्थ आइडिया आएगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। ये कमू का और सार्त्र का एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो आइडिया है वो काफ़ी गॉडलेस है, तो उसमें ह्यूमन को फुल फ्रीडम है, ठीक है। इसमें डेथ ऑफ द गॉड बेस के उसके आधार पे उनकी फिलोसॉफी काम करती है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। और अगर आप एक थीस्ट हो या एक क्रिश्चियन हो या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो गॉड के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आपको सोरेन किर्केगार्ड के बुक्स पढ़ने चाहिए, उसके ऐसे पढ़ने चाहिए, क्योंकि किर्केगार्ड की जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलोसॉफी है वो थीस्टिक है। तो उसका बेसिस पूरा ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट को लेकर वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बात करता है। तो आप किर्केगार्ड की बुक्स भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको दूसरे मीडिया में, तो मैंने कुछ दिन पहले स्कैवेंजर्स रेन ये शो देखा, एनिमेटेड फॉर्म में आता है वो, और उसके जितना ब्यूटीफुल वे में एग्जिस्टेंशियलिज्म और लाइफ अफर्मिंग मैंने आज तक कुछ देखा नहीं है। तो कुछ 12 एपिसोड्स है और बहुत ही सुंदर तरीके में
उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म इस पूरी थीम को और वननेस ऑफ अर्थ को और हमारे जीवन के मीनिंग को या फिर किस तरह से मीनिंग को डिराइव किया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड, आप एनिमेटेड फॉर्म में ही बोजैक हॉर्समैन का शो आता है, उसके 6 सीजन्स है नेटफ्लिक्स पे, आप वो मीडिया कंज्यूम कर सकते हो। उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म और डिप्रेशन को किस तरीके से, मतलब एग्जिस्टेंशियलिस्ट एंग्स्ट जो है और डिप्रेशन जो है, इनको किस तरीके से अपने मिड लाइफ क्राइसिस को भी किस तरीके से डील किया जा सकता है, ये सब उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है बोजैक हॉर्समैन ने, वो आप देख सकते हो। या कुछ फिल्म्स हैं जैसे कि फिल्म्स में तो बहुत सारी फिल्म्स आती है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट जो स्पाइडरमैन 2 में आंट मे का और पीटर का सीन है, उसमें आंट मे उसको एक्सप्लेन करती है कि देयर इज़ अ हीरो इन ऑल ऑफ अस, वो भी एक काफ़ी एग्जिस्टेंशियलिस्ट सीन है और उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अपनी एंग्स को या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को डील करना चाहिए। फिर कुछ पोएम्स है, मोस्टली द थिंग इज़ नाम की एक पोएम है, मैं ऑथर का नाम भूल गया, तो एक सिंपल पोएम में आपको पता चल जाएगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को किस तरीके से डील करना है और काफ़ी लाइफ अफर्मिंग पोएम है वो, द थिंग इज़। उसके बाद आप मेरी ओलिवर की पोएट्री पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी लाइफ अफर्मिंग पोएम्स रहती है, वो भी एग्जिस्टेंशियलिज्म से बहुत ही ब्यूटीफुली डील करती है। और आप मेटामॉर्फोसिस पढ़ सकते हो अगर आपको डिप्रेशन में ही जाना है तो, पर वो डिप्रेशन में जाके फिर उससे वापस बाहर निकलना भी आपको मेटामॉर्फोसिस सिखा देगा। तो ऐसी बहुत सी पॉप कल्चर के या फिर कुछ मॉडर्न, मतलब कि पोस्ट मॉडर्निज़म और मॉडर्निज़म के टाइम पे लिखी गई बुक्स है, वो आप कंज्यूम कर सकते हो, जो आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज देंगी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसॉफी के बारे में। मुझे नहीं लगता आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, पर हाँ, अगर आपको ऑलरेडी पता है एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है तो आप इसे डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये बुक मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बहुत सा टाइम वेस्ट गया और मुझे पहली बार फील हुआ कि मेरे पैसे भी इस पर वेस्ट गए। ऐसा मुझे कभी फील नहीं होता कोई भी बुक पढ़ने के बाद, बट इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैसे वेस्ट गए। बट इट्स ओके, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ, आप इसे पढ़ सकते हो और ख़ुद इसके बारे में कमेंट्स में मुझे बता सकते हो आपको कैसे लगा। और एक मैंने गुडरीड्स पे इसके कुछ रिव्यूज़ पढ़े, तो एक रिव्यू जो है उससे मैं काफ़ी सहमत हूँ, और जो रिव्यू पढ़ने के बाद मैं 5 मिनट तक बहुत ज़ोर से हंस रहा था। मेरी मम्मी मुझे पूछ रही थी कि क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हो, तो वो रिव्यू भी आप पढ़िए, मैं यहाँ पे डाल दूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर।